कैसे हैं आप सभी का परिहार अकेडमी में स्वागत है। मैं विकास सिंह परिहार। जैसा कि हम लोगों का निरंतर अभी क्रमशः चल रहा है पॉलिटी का लेक्चर, संविधान का 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। जो भी मेंबर अभी वो लेक्चर पुराने लेक्चर नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, तीनों लेक्चर देखिएगा, इसके बाद ये लेक्चर चालू करिए। आज हम लोग जानने वाले हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम जो बना था। इसके पहले हम लोगों ने क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का देखा था। इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद हम लोगों ने 1833 का चार्टर एक्ट और अंतिम चार्टर 1853 का देखा था। इसके बाद आज है ना हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे आज भारत शासन अधिनियम। क्या देखेंगे आज हम लोग? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया गवर्नमेंट एक्ट या फिर कहिए इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 का। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। देखिए अभी तक आप लोग ये सुनने को नहीं पाते थे भारत शासन अधिनियम, भारत शासन। अब देखिए अब किसका रूल हो गया? भारत शासन अधिनियम। मतलब डायरेक्ट किसका? भारत सरकार का भारत शासन अधिनियम नाम कर दिया गया। यह पहली बार किया गया कब? 1919 का जो अधिनियम आया था, जो एक्ट आया था, उसके तहत किया गया था। अब ये जान लीजिए कि ये एक्ट बना कब था? 1919 में। लेकिन लागू कब हुआ? 2 साल बाद 1921 में ये एक्ट क्या हुआ? लागू हुआ। बना 1919 में, लागू हुआ 1921 में। अब इसे क्या कहते हैं? इसे है ना मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं? इस अधिनियम को हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते? अब देखिए मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, जो किसमें? 1909 में जो एक अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो भारत परिषद अधिनियम। कौन सा? मार्ले मिंटो अधिनियम जो आया था। तो मार्ले मिंटे कौन थे? जैसे ठीक उसी प्रकार मॉन्टेग चेम्सफोर्ड भी हैं। मार्ले वहां क्या थे? मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे, और मिंटो जो थे तो भारत के वो क्या हुआ करते थे? वायसराय। इसी प्रकार मॉन्टेग जो हैं वो क्या हुआ करते हैं? ये राज्य सचिव थे। ये क्या थे? राज्य सचिव उस समय के। और जो चेम्सफोर्ड हैं, ये चेम्सफोर्ड कौन थे? जो चेम्सफोर्ड हैं ये वायसराय हैं, है ना, ये वायसराय थे। और ये कौन थे? मॉन्टेग राज्य सचिव थे। तो इसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। कौन सा? भारत शासन अधिनियम को। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कई सारे सुधार किए गए। अब देखिए हम लोग जानेंगे इसमें कौन कौन से सुधार किए गए। इसमें सेंट्रल और प्रोविंस को सेपरेट कर दिया। सेंट्रल मींस केंद्रीय, और राज्य जो है ना, जिसे हम क्या बोलेंगे? एक तो हो गया सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल हो गया कि नहीं हो गया, और एक हो गया प्रोविंस। प्रोविंस मतलब प्रांत, जैसे राज्य कह सकते हैं। उन्हें हम क्या कर दिए? सब्जेक्ट के आधार पर, विषय के आधार पर क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए, मतलब अलग अलग कर दिए। मतलब यह कह दिया गया कि केंद्र सरकार अपना अलग सब्जेक्ट बनाए और राज्य सरकार, है ना, राज्य सरकार अपनी अलग सब्जेक्ट बनाए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ करती थी और जो प्रोविंस हुआ करते थे, दोनों के सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया गया। ठीक है ना। अब इसमें क्या किया गया? जैसे सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया? ये इसके क्या है? फीचर्स हैं, इस अधिनियम की विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया? सेपरेट कर दिया गया। दूसरी चीज, अब देखिए सब्जेक्ट को सेपरेट तो कर दिया गया, लेकिन सेंट्रल जो था ना और डोमिनेंस, है ना। अब देखिए जो प्रोविंस था और जो सेंट्रल था, तो देखिए सेंट्रल अपने पास मतलब जो केंद्र की ये राज्य थे, है ना, सेंट्रल और प्रोविंस, देखिए राज्य और केंद्र। तो केंद्र
केंद्र का नियंत्रण कहां हुआ करता था, ये तो जानते हैं ब्रिटिश सरकार ही करती थी, और राज्य में भी ब्रिटिश ही करती थी, लेकिन कुछ कुछ नियंत्रण भारतीयों का भी था। तो देखिए सेंट्रल में अच्छे अच्छे मंत्रिमंडल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री अपने पास रख लिए, ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री अपने पास रख लिए, और आप कहिए कि एक्सटर्नल अफेयर अपने पास रख लिए, ठीक है ना। इस तरह की मिनिस्ट्री, ये अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री, ये क्या रख लिए, अपने पास रख लिए। और प्रोविंस को क्या दे दिए, प्रोविंस को कुछ नहीं, ऐसे स्कूलों का सुधार, स्कूल कैसे चलाना है, जो गरीबी उन्मूलन, मतलब बहुत छोटे छोटे कामों को इसमें रख दिया गया प्रोविंस में, मतलब राज्यों के पास दे दिया गया, और इसके पास सेंट्रल के पास ज्यादा अधिकार दे दिया गया। तो ये क्या कर दिया गया, मतलब दोहरा शासन किया गया, द्वैध शासन इसे कहते हैं, है ना, द्वैध शासन, डबल रूल, है ना, क्या कहते हैं, डबल रूल। क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, सेंट्रल को अलग कर दिया गया और प्रोविंस को अलग कर दिया गया। अब देखिए जो, अब यहां पे आपको ये देखना है, सेंट्रल हो गया और क्या हो गया, स्टेट। तो सेंट्रल को क्या कर दिया गया, सेंट्रल को तो दे दिया गया अच्छे अच्छे, और स्टेट को क्या कर दिया गया, प्रोविंस में क्या कर दिया गया, उनको गंदे गंदे, मतलब उतने अच्छे सब्जेक्ट नहीं दिए, ठीक है ना। अब यह भी अधिकार दिया गया कि सेंट्रल व प्रोविंस अपने अलग अलग लॉ बनाएं, लॉ मेकिंग की पावर भी अलग अलग कर दी गई, मतलब वो अपने सेंट्रल भी अलग लॉ बना सकता है और प्रोविंस भी अलग लॉ बना सकता है, ये चीजें कर दिया। अब देखिए, अब लॉ बनाने का जो अधिकार था तो कैसे, ये तो हो गया, ठीक है ना, अलग अलग नियम बना सकते हैं अपने अपने, राज्य सरकार अलग बना सकती है और जो ये केंद्र सरकार जो है वो अलग बना सकती है। अब देखिए जो प्रोविंस हुआ करता था, जो राज्य सरकार थी, तो राज्य सरकार को भी दो भागों में जो नियम बनाने के वो थे लॉ मेकिंग का, तो उसे भी दो भागों में सेपरेट कर दिया, दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना, अलग अलग कर दिया गया। अब देखिए सब्जेक्ट जो थे, दो सब्जेक्टों में बांट दिया प्रोविंस को, कौन कौन से, एक तो जो हस्तांतरणीय, मतलब जिसे हस्तांतरण जिसका किया जा सके, हस्तांतरण मतलब जिसका ट्रांसफर किया जा सके, और एक आरक्षित मतलब रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है ना, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट, और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। अब देखिए इन चीजों को समझिएगा। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होती थी, ट्रांसफर सब्जेक्ट में किसका हाथ होता था, ट्रांसफर सब्जेक्ट इसमें किसके द्वारा सहयोग से बनता था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, या फिर कहा जाए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसका इसमें सहयोग होता था, हाथ होता था किसमें, ट्रांसफर सब्जेक्ट को, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसे मतलब क्या हस्तांतरित कर दिया जाता था। और रिजर्व सब्जेक्ट जिसे मतलब क्या रखा गया था, रिजर्व मतलब आरक्षित जिसे रखा गया था, जैसे हर जगह इसको नहीं खोला जाता था ना, हर जगह दिखाया जाता था, इसे तो दिखा दिया जाता था लेकिन इसे सुरक्षित एकदम गुपचुप तरीके से रखा जाता था, रिजर्व करके रखा जाता था। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो था तो किसके द्वारा, जो कार्यपालिका परिषद जो होती थी, है ना, जो कार्यकारी परिषद होती थी, कार्यकारी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होती थी, कार्यकारी परिषद के सलाह के द्वारा रिजर्व सब्जेक्ट को बनाया जाता था। मतलब कार्यकारी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा ऐसा बनाया जाता था। तो ये हम लोग क्या देखे कि इसमें प्रोविंस को भी सेपरेट कर दिया गया, ट्रांसफर इसके सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर में किसके द्वारा बनाया जाता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, लेजिस्लेटिव मतलब विधायी संबंधी जो कार्य होते थे, वहां की विधायी परिषद जो होती थी उसके द्वारा बनाया जाता था, मतलब हस्तांतरण विषय को। और रिजर्व जो आरक्षित विषय है उसमें किसका सहयोग होता था, उसमें कार्यकारी परिषद, है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सहयोग इसमें हुआ करता था। अब इन्हीं जैसे ट्रांसफर हो गया रिजर्व, दो शासन प्रणाली हो गई ना, इसी को हम क्या कहते हैं, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली मतलब डुअल रूल, है ना, डुअल रूल, द्वैध शासन प्रणाली। इसी को हम डायआर्की शब्द से क्या करते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं, डायआर्की। डायआर्की क्या है, द्वैध शासन, है ना, डायआर्की इसे बोलते हैं, है ना, डायआर्की। ये यूनान का एक शब्द था, उसी से लिया गया है डायआर्की, ठीक है ना, यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा का।
ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यूनानी भाषा का शब्द है डाइयार्की, उसी को द्वैध शासन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये भारत शासन अधिनियम में ये किया गया रिफॉर्म्स। और रिफॉर्म्स हैं जैसे कैसे, भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय यानी मतलब द्विसदनीय काउंसिल बनाई गई। जैसे मतलब पहले विधान परिषद हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। पहले क्या हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। पहले क्या हुआ करती थी, विधान परिषद हुई थी। तो विधान परिषद को हटा करके द्विसदनीय है ना, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का निर्माण किया गया है ना। किसका, द्विसदनीय मतलब दो सदन, द्विसदनीय मतलब बाई कैमरल लेजिस्लेचर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इसमें क्या, द्विसदनी के अंतर्गत ही आते हैं। एक हो गया जैसे आपका आज का क्या हो गया, द्विसदनी को कैसे बांटेंगे, द्विसदनीय में सदनीय है ना, इसी को बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं। इसको कैसे, एक हो गया इसका राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं, और दूसरा हो गया लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है ना। तो राज्यसभा को स्टेट में क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों में इसे क्या बोलते हैं, जो राज्य में होता है, प्रत्येक राज्यों में देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट होता है राज्यसभा के स्थान पर। इसी प्रकार लोकसभा के स्थान पर प्रत्येक राज्यों में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। और ये क्या होता है, राज्य परिषद है ना, हुआ करता है प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के हिसाब से। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, इसी तरह प्रत्येक राज्य में क्या, राज्य परिषद हुआ करती है, काउंसिल ऑफ स्टेट। और जैसे केंद्र में क्या हुआ करता है, लोअर हाउस के रूप में लोकसभा, उसी तरह क्या हुआ करता है, विधानसभा है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने द्विसदनीय प्रणाली को यहां पर देखा। अब क्या किया गया कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कार्यकारी परिषद होती थी, अगला रिफॉर्म यह किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अगला रिफॉर्म यह किया गया कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होती थी, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद मींस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वहां पर क्या किया गया कि 6 में, जैसे टोटल कितने सदस्य होते थे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, 6 सदस्य होते थे। 6 में यह कहा गया कि 3 कौन होंगे, भारतीय। 3 कौन होंगे, भारतीय। क्योंकि देखिए इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण कारण, ये भी लोग ब्रिटिश शासन ये जानती थी कि बिना भारतीयों को मिलाए अपना काम नहीं चलने वाला है। मतलब बिना भारतीयों के सम्मिलित किए बिना शासन करना भारत में असंभव है। इसलिए उन्होंने भारतीयों को सम्मिलित किया, क्योंकि 57 का विद्रोह भी हो चुका था, काफी लोग अब समझदार भी हो गए थे, भारतीय भी समझदार हो गए थे, आक्रोशित थे, सांप्रदायिक मतलब जो कर देते थे, बहुत बार कम्युनल जो उनमें सांप्रदायिकता की भावना भी भड़का देते हैं ये लोग। तो इस कारण मतलब भारतीय भी अब इसे क्या कर चुके थे, समझ चुके थे। तो इसीलिए फिर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से ये निर्णय ले लिया गया इस अधिनियम के द्वारा कि 6 में से 3 सदस्य कौन होंगे, 6 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे, लेकिन उनको चुनाव करने का अधिकार नहीं था, ठीक है ना। और लेकिन इनमें से चीफ ऑफ डिफेंस जो होगा तो वो भारतीय नहीं होगा, वो ब्रिटिश शासन का ही व्यक्ति होगा, ठीक है ना, वहीं के असेंबली का व्यक्ति होगा। ये चीजें मतलब कही गई। अब क्या किया गया, अब इसमें देखिए अगली चीज, सांप्रदायिकता के आधार पर, काहे के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता है ना, जिसे हम बोलते हैं क्या, कम्युनल
रिप्रेजेंटेशन सांप्रदायिकता है ना, सांप्रदायिकता के आधार पर, मतलब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर देखिए क्या कर दिए थे ब्रिटिश लोग। अभी तक आप लोगों ने 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो देखा था, उसमें क्या किया गया था, केवल मुस्लिमों को ये कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था कि मुस्लिम का चुनाव, मतलब कोई मुस्लिम अगर सदस्य का चुनाव मुस्लिम व्यक्ति ही करेगी, वहां की मुस्लिम जनता ही करेगी, मतलब ऐसा कर दिया गया था, सांप्रदायिकता की भावना जागृत कर दिए थे। उसी प्रकार क्या कर दिया गया था, अब किसे अब जो भारत शासन अधिनियम 1919 का आया, इसमें और किसे, अभी तो केवल मुस्लिमों तक था, मतलब पहले यह था कि मुस्लिम, ये मतलब हो चुका था पहले ही कि मुस्लिम अगर कोई मेंबर खड़ा होता है वोटिंग में तो सिर्फ और सिर्फ उसे वोट कौन देगा, मतदान कौन करेगा, मुस्लिम पीपल ही करेगी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, सांप्रदायिकता का जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अब किया गया, अब मुस्लिम के अलावा किसे किसे रख दिया गया, सिख को रख दिया गया, और जो भारतीय क्रिश्चियन होते थे, है ना, भारतीय ईसाई जिसे कहते हैं, है ना, इंडियन क्रिश्चियन, उन्हें, और किसे कह दिया गया, आंग्ल भारतीय जिसे एंग्लो इंडियन बोलते हैं, और है ना एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, इंडियन क्रिश्चियन और सिख हो गए। इसी के अलावा यूरोपीय लोगों को क्या कर दिया गया, सांप्रदायिक रिप्रेजेंटेशन के आधार पर यह कह दिया गया कि इसी प्रकार मुस्लिमों के जैसे कि सिख का अगर कोई पीपल खड़ा होता है, व्यक्ति खड़ा होता है, तो वोट उसे कौन कौन देगा, किसका मतदान मान्य होगा, सिख ही जनता। जैसे हम लोग हिंदू हैं तो अभी हिंदुओं का नहीं किया गया था, क्योंकि हिंदू का करते तब तो ज्वाला भड़क जाती सीधे। सिख का किए, सिख का चुनाव कौन करेगा, अगर सिख कोई पर्सन खड़ा होता है तो सिख ही सिख वोट देंगे, अगर कोई ईसाई खड़ा होता है तो उसी का वोट मान्य होगा जो ईसाई वोट देगा, है ना। आंग्ल भारतीय जो होंगे, एंग्लो इंडियन, मतलब जो विदेश से आए भारत में रह गए हैं ना, आंग्ल भारतीय हैं, तो वो कौन थे, उनको मतलब कौन वोटिंग देगा, आंग्ल भारतीय ही वोट देंगे, एंग्लो इंडियन ही वोट देंगे। यूरोपीय जो व्यक्ति यहां थे तो उनको कौन वोट देगा, यूरोपीय ही देगा, अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति खड़ा होता है चुनाव में तो यूरोपीय ही वोट देंगे। सिख अगर चुनाव में खड़ा होता है तो सिख ही वोट देंगे, और कोई दूसरी कास्ट, कोई दूसरी जाति का व्यक्ति वोट नहीं करेगा, मतदान नहीं करेगा। तो देखिए ये सांप्रदायिकता की भावना जागृत कर दिए लोगों में, मतलब सबको ये बांट दिए। मुस्लिमों को भी पहले बांट दिए थे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, अब सिखों को बांट दिया गया, भारतीय ईसाइयों को बांट दिया गया, आंग्ल भारतीयों को बांट दिया गया, यूरोपियों को बांट दिया गया। अब बचे क्या, हिंदू बचे, तो उनको भी बांटने के लिए आगे हम देखेंगे, उनको भी बांटने के लिए ये चालबाजी करने लगे। तो सांप्रदायिकता की भावना को यहां जागृत किए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की भावना को यहां पे जागृत किए, ठीक है ना। और देखते हैं भारत शासन अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। भारत शासन अधिनियम जो 1919 का था, तो इसी के द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम के ही द्वारा लंदन में, है ना, जो ब्रिटेन की राजधानी हुआ करती थी, है ना, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, उसी में क्या किया गया, भारतीय उच्चायोग का गठन किया गया। भारतीय उच्चायोग, है ना, भारतीय उच्चायोग मतलब इंडियन हाई कमिश्नर, है ना, हाई कमीशन या कमिश्नर, इंडियन हाई कमिश्नर का भारतीय उच्चायोग, मतलब जैसे उच्चायुक्त नहीं हुआ करते, जैसे अपने देश के ब्रिटेन में भी उच्चायुक्त हैं, अमेरिका में भी हैं, पोलैंड में, जर्मनी में, रूस में, चाइना में, हर जगह एक देश के दूसरे देश में जाते हैं, वहां से भी यहां आते हैं, है ना, तो उच्चायुक्त हुआ करते हैं। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही लंदन में भारतीय उच्चायुक्त की क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई, एक कार्यालय बनाया गया भारतीय उच्चायोग और उच्चायुक्त का, ठीक है ना। भारतीय उच्चायोग या भारतीय उच्चायुक्त का कार्यालय कहां, लंदन में बनाया गया इसी अधिनियम के तहत। और क्या किया गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब लोक सेवा आयोग, क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें क्या होता है, जैसे देखिए
समझते होंगे ना, जैसे हर जगह स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जैसे केंद्र की क्या हो गई, यूपीएससी हो गई, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। राज्यों की होती है जैसे यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एमपी पीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना, और आरपीएससी राजस्थान, ऐसे हर ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ठीक है ना, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरह हर राज्यों की अलग अलग हुआ करती है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहां क्या गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। क्या, किसका गठन किया गया, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, ठीक है ना। अब यह कर दिया गया, इसी अधिनियम के द्वारा यह कह दिया गया कि देखिए, यह एक बड़ा सुधार किया गया था, इस चीज को सेपरेट कर दिया गया कि जो सेंट्रल होता था और जो डोमिनेंस होते थे, प्रोविंस हुआ करते थे, सेंट्रल और प्रोविंस मतलब केंद्र और राज्य, केंद्र या प्रांत जो हुआ करते थे, दोनों अब अपना अलग अलग बजट पेश कर सकते थे। किस अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा बजट अलग अलग क्या प्रस्ताव, बजट अपना अलग अलग पेश कर सकते थे इसी अधिनियम के द्वारा। कौन, चाहे यो प्रोविंस का हो और चाहे सेंट्रल, दोनों को क्या कर दिया गया, दोनों को सेपरेट कर दिया गया, मतलब अलग अलग कर दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या किया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का मतलब जो स्टेचुरी कमीशन हुआ करता था, है ना, वैधानिक आयोग, क्या स्टेचुरी कमीशन, वैधानिक आयोग, इसका क्या काम था, आइए जानते हैं। वैधानिक आयोग का एक गठन कर दिया गया। यह आयोग का क्या काम था, यह आयोग का यह काम था कि प्रत्येक 10 साल में, प्रत्येक कितने, है ना, एवरी 10 ईयर में क्या करेगा, ये कमीशन को रिपोर्ट सौंपेगा। मतलब कमीशन एक ऐसा बनाया गया जो कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मतलब इसी अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्टेचुरी कमीशन का निर्माण किया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया गया। मतलब यहां पे जांच की जाएगी 10 साल में, हर प्रत्येक 10 साल में, कि 10 साल में अभी की अब क्या कंडीशन है, क्या सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर सुधार करना है तो ये मतलब यहाँ का सुझाव देगा कि हाँ अब वहाँ सुधार करने की जरूरत है, ये चीज़ सुधार लिया जाए। होते हैं ना, जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों के पास भी सलाहकार हुआ करते हैं जो कि मतलब उनको सलाह दिया करते हैं, उसी प्रकार ये सलाह के रूप में, है ना, ये रिपोर्ट सौंपते थे। इवरी 10 साल में वैधानिक आयोग बना दिया गया था कि जो कि मतलब वहां का नियम कानून देखते थे, वहां का संचालन कार्य व्यवस्था देखते थे और बोलते थे कि अब यहां पे ये सुधार हो, वो सुधार हो, मतलब रिपोर्ट अपनी 10 साल में सौंपते थे। तो ये इस अधिनियम के द्वारा ये मतलब बनाया गया। अब देखिए फिर क्या हुआ, अब यहीं से 10 साल बाद, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है कि भारत शासन अधिनियम कब आया था, बना था कब, 1919 में। अब कोई भी कमीशन कब आएगा, कब आएगा, 10 साल बाद आएगा, क्योंकि 10 साल में रिपोर्ट सौंपना था ना, 10 साल में जांच होनी थी ना। लेकिन 10 साल नहीं, 1900, अब देखिए 1919 में भारत शासन अधिनियम हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो हुआ था 1919 में, तो अब आनी कब चाहिए रिपोर्ट, 29 में ना, 29 में जांच होनी चाहिए। लेकिन 29 में नहीं, कब, 27 में ही क्या हो गया, मतलब 2 वर्ष पहले, है ना, 2 वर्ष पहले ही रिपोर्ट जांच करने के लिए कौन सा कमीशन आ गया था, साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन आ गया था, साइमन कमीशन, नाम सुने होंगे। तो 2 वर्ष पहले ही 1927 में साइमन कमीशन में किसके नाम पर यह पड़ा था, कौन आया था, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन आया था, है ना, साइमन कमीशन। तो इसने मतलब क्या, ये क्या थे कि इनमें 7 व्यक्ति हुआ करते थे। कितने मेंबर की ये टीम थी, 7 मेंबर की टीम थी। ये ध्यान रखिएगा, जो कमीशन आया साइमन कमीशन आया। अब
किसके नाम पर ये साइमन कमीशन? सर जॉन साइमन जो था, है ना, वो आया। उसके साथ मतलब टोटल ये कितने सदस्य की टीम आई थी? 7 सदस्यों की, 7 मेंबर थे इसमें। अब क्या हुआ कि जो ये 7 मेंबर थे ना, तो इसमें एक भी मेंबर, एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। अब देखिए, एक भी मेंबर क्या नहीं था? भारतीय नहीं था। तो भारतीय क्या हो गए? आक्रोशित हो गए। क्या हो गए? आक्रोशित हो गए। और जितने भी दल थे सभी ने बायकॉट करना प्रारंभ कर दिया, मतलब विरोध करना प्रारंभ। बायकॉट मींस विरोध करना। विरोध करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। ये कमीशन सुने होंगे ना, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ये वही चीज है कि सभी दल क्या कर दिए? बायकॉट कर दिए, विरोध करने लगे कि ये चीज नहीं होगी। जो साइमन आया था वो अब कहां चला जाए? साइमन कमीशन जो आया था बाहर हो जाए, यहां से चला जाए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति सम्मिलित नहीं थे। मतलब यह था कि जितने लोग थे सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, भारतीयों के हित के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो क्या मतलब? ये अपना ही चक्कर देखेंगे। जैसे आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सिर्फ अपना मतलब देखती थी, इसी तरह ये भी पूरा वो करेंगे। तो क्या हुआ कि इसका बहिष्कार हुआ, बायकॉट होने लगा। तो फिर ये जो साइमन था, तो इसने, इसका सभी दल ने बहिष्कार किया। फिर क्या हुआ कि ये 1927 में आई थी, ठीक है ना? ठीक है, कब आई थी? 1927 में। आना था इसे 29 में, लेकिन आ गई 27 में, 2 वर्ष पहले। 1930 में ये क्या की? रिपोर्ट सौंपी। कहां? ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट सौंपी। और उस रिपोर्ट में बताई, जो ये 7 सदस्यीय टीम थी, इसने रिपोर्ट सौंपी और बताई कि जो वहां पे द्वैत शासन प्रणाली भारत में चल रही है, द्वैत शासन प्रणाली के अलावा सरकार, मतलब बताई कि अच्छी चल रही जो द्वैत शासन प्रणाली है, तो वो ठीक तरह से चल रही है, इसे चलने दिया जाए और सरकार के क्षेत्र का विस्तार किया जाए, सरकार, ब्रिटिश सरकार का और विस्तार किया जाए वहां पर, है ना। कार्यकारी परिषद सही ढंग से चल रही, ये मतलब सभी चीजें अपनी रिपोर्ट में वहां क्या की? प्रस्तुत की। ठीक है ना? कौन प्रस्तुत की? साइमन कमीशन ने। कहां? ब्रिटिश सरकार को। कब? 1930 में। आई कब थी? 1927 में, 2 वर्ष पहले। आना कब था? 1929 में ये चीज हुई। ठीक है ना? अब जो कमीशन आया था, अब इस कमीशन की जांच करने के लिए कि मतलब ये कमीशन सही ढंग से रिपोर्ट बनाया है कि नहीं, ये कमीशन सही ढंग से रिपोर्ट बनाया है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए क्या ब्रिटिश सरकार और सभी दलों के पास, है ना, मतलब क्या किया? गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन, उसमें गोलमेज सम्मेलन सीधे सीधे मतलब मेज हुआ करती थी। और कैसे हुआ करती थी? राउंड टेबल, है ना, राउंड मतलब गोलाकार होती थी, उसमें सब लोग सदस्य बैठते थे और उसमें सम्मेलन हुआ। तो उसमें मतलब ये हुआ कि ये क्या जांच सही हुई है, ये आयोग जो कमीशन आया था क्या सही जांच किया है, ये चीजें उसमें हुआ करती थी। तो आप लोगों को एक कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? 3 गोलमेज हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो किस सम्मेलन में गांधी जी, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए थे, ये आपको बताना है। तो क्या फिर क्या किया गया? 3 गोलमेज सम्मेलन किया गया। फिर इसमें क्या? एक श्वेत पत्र जारी किया गया। ठीक है ना? एक श्वेत पत्र जारी किया गया और उसमें मतलब विभिन्न चीजें ये बताई गई कि राज्य में मतलब ऐसा ऐसा हो, ये चीजें क्या रिपोर्ट है, क्या ऐसा आगे का कार्यक्रम हो, है ना, ये सब चीजें उसमें क्या किया गया? बताया गया। ठीक है? तो ये कब हो गया? 1935 में जो गोलमेज सम्मेलन का कार्यक्रम था, 3 गोलमेज सम्मेलन, कब? 1935 में ये क्या किया गया? सम्मेलन किया गया था। ये ध्यान रखना है, गोलमेज सम्मेलन कब? 1935 में किया गया था, है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन और ये 1935 में मतलब क्या किए? फिर अपनी रिपोर्ट ये सौंपे, है ना। इसी की जांच करने के लिए, इस कमीशन की जांच करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुई थी। तो किस राउंड टेबल में गांधी जी ने सम्मिलित हुए थे, कौन सी राउंड टेबल में, उसको आपको बताना है। अब इसके बाद क्या हुआ? सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है ना, कम्युनल अवार्ड। आगे की बात करते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। अब देखिए, समझिएगा,
ये क्या है? सांप्रदायिक अवार्ड। अभी तक 1919 के जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ था, उसमें मिंटो को बता रहे हैं ना कि सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है, जो लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे। तो इसमें क्या किया गया कि उसमें 1909 में तो मुस्लिमों को वोट बता दिया गया था कि ये वोट डालेंगे, है ना, मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देगा। फिर 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, इसमें क्या कर दिया गया? इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को कह दिया गया कि ये भी, मतलब जो यूरोपीय अगर खड़ा होगा तो यूरोपी ही वोट डालेगा, अगर कोई पर्सन चुनाव में सिख खड़ा होता तो उसे सिख ही वोट देगा और किसी का वोट मान्य नहीं होगा। तो अब ये क्या किए गए? फिर से सांप्रदायिक अवार्ड। ये तो किए ही, सिखों को और इनको में सबको तो बांट डाले थे। इनका मतलब मकसद ही था फूट डालो और क्या करो? शासन करो। फूट डालो और शासन करो, मतलब भारतीयों को लड़ा भिड़ा के मरवा डालो और अब बढ़िया, मतलब आपस में ये लड़े मरे और हम क्या करें? आराम से राज करें, है ना। तो ये चीज उनका ये मतलब कुल मिला के उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया था कि ऐसा करना है। तो ये सांप्रदायिक अवार्ड, इसी प्रकार इन्होंने क्या किया कि अब तो ये सब कर दिए, अब बचा कौन था? हिंदू। हिंदू में ही कौन आते थे? दलित। वास्तव में ये शब्द अच्छा नहीं होता, दलित। देखिए, हिंदुओं में अब ये क्या किए गए? सांप्रदायिकता की भावना, मतलब अब तोड़ फोड़ करना चालू कर दिए। क्या किए? अब कह दिए कि दलित भी क्या करेंगे? दलित भी अब दलितों को ही वोट देंगे। मतलब अगर कोई दलित पीपल खड़ा होता है, जैसे अगर भीमराव अंबेडकर, है ना, जिस कास्ट कैटेगरी के रहे होंगे, जैसे दलितों के वे नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो अब कोई दलित अगर व्यक्ति खड़ा होता है तो वोटिंग कौन करेगा? दलित ही करेगा। अब जब ये कहे, अब देखो बारी किसकी थी? हिंदुओं की। दलित भी आखिर है तो बेचारा हिंदू ही। सीधे इसमें गांधी जी क्या हो गए? भड़क गए, क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए, वो अनशन चालू कर दिए। उस समय वो पुणे की यरवदा जेल में थे, है ना। गांधी जी कहां थे? पुणे की यरवदा जेल में थे। तो उन्होंने वहीं पे अनशन चालू कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, दलित कभी, दलितों को वोट नहीं, ये हमारा हिंदू समाज है, ये कभी अलग नहीं होगा, ठीक है ना। इसका विरोध करने लगे, अनशन करने लगे। और फिर गांधी जी ने दलितों के नेता के साथ, है ना, क्या कह दिए? दलितों के नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ क्या किया? साइन कर दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पूना पैक्ट, है ना। वो कहां के? पुणे के वो यरवदा जेल में थे, उसी समय वहां पे पूना पैक्ट हुआ। मतलब दलितों के नेता, आपस में चर्चाएं हुई दलितों के बीच, और उनके नेता जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके साथ क्या कर दिए? साइन कर दिए और बोल दिए ये मतलब हिंदू समाज अलग रहेगा। और कुछ आरक्षण दलितों को दिया गया, लेकिन वोटिंग की प्रणाली में कहा गया कि ये सभी हिंदू एक दूसरे हिंदू, उसमें अब नहीं बांटोगे कि दलित को भी अलग कर दो और हिंदुओं में भी कई खंड कर दो, ऐसा नहीं होगा। मतलब वो सब एक जगह वोट देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, जो ये सांप्रदायिक अवार्ड था, तो कम्युनल जो अवार्ड था, इसको चालू किसने किया था? जो ब्रिटिश पीएम थे, है ना। कौन? ब्रिटिश पीएम, उस समय का ब्रिटिश पीएम कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब? 1932 में, ठीक है ना। सांप्रदायिक अवार्ड की शुरुआत किसने की थी? ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड की क्या की थी? घोषणा। कौन? ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की और फूट डालने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना, गांधी जी के चलते। तो ये हुआ। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे अब होगा, जो कि अगले लेक्चर में आएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इस कारण यहीं पे इसको रोकेंगे। इसके बाद अब क्या होगा? इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 का आएगा, और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। 2 अधिनियम बचे हैं जो कि एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे आसानी से, और वहां पर एक नज़र में मंत्रिमंडल देखेंगे थोड़ा सा, और ये
अपना लेसन समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या क्या आप लोगों ने देखा अभी तक, हम लोग कहां से चले आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के से 1600 में जब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको देखा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 का, फिर इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, 1833 बाद अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का आया, फिर 1800 मतलब ये हुआ 61 का हुआ, फिर 1892 का हुआ, फिर 1909 में 3 भारत परिषद अधिनियम आए, 1909 के मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम था। इसके बाद क्या हुआ, 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया, फिर इसके बाद 1919 के बाद 1935 का आगे देखेंगे, और 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके बाद फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का देखेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को फास्ट तरीके से आगे बढ़ाइए जिससे और भी वीडियो आना चालू हो जाए, सही तरीके से आप लोग नोट्स बनाना चालू कर दें, और अपना उत्तर जरूर कमेंट में लिखा करें कि वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं आई। ये हमें जरूर चाहिए कि वीडियो अगर समझ में आई तो आप कमेंट में लिखा करें कि हाँ समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो आप डिसलाइक करिए वीडियो और बताइए कि मैंने डिसलाइक क्यों किया। ठीक है ना। धन्यवाद, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।